हेलो बच्चों, दिस इज आफ्ताब सिद्दीकी और आज लेकर आ गए हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर का सेकेंड लेक्चर, जिसके अंदर हम लोग स्टडी करने वाले हैं बार मैग्नेट और इसका एनालॉजी देख लेंगे। बार मैग्नेट जो होते हैं वो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करते हैं। तो इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल दोनों का एनालॉजी देख करके हम वहाँ से जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे डायपोल की वजह से, इस तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, उतना फार्मूला तो नहीं बताएंगे लेकिन बस आपको हम तरीका बता देंगे इसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ करके डेरिवेशन भी दिखाएंगे और कुछ एनालॉजी ले लेंगे। उसके बाद हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में आप गॉस लॉ के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, यहाँ पे इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने का कोई तरीका है नहीं, लेकिन फिर भी ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है फ्लक्स जो पास होती है वो ऑलवेज ज़ीरो होती है। तो अभी जो लास्ट में जब आएंगे इसके ऊपर तो बात करेंगे। तो पहले बस आप हेडिंग लगाइए। ये सेकेंड लेक्चर है बार मैग्नेट, उसके बाद पढ़ेंगे गॉस लॉ। तो चलिए देखते हैं बार मैग्नेट क्या है। तो बार मैग्नेट का नाम आप पहले से सुन चुके होंगे कि बार मैग्नेट के अंदर जनरली एक रॉड शेप मैग्नेट होता है, या किसी भी तरह का मैग्नेट हो, जनरली उसका अगर लेंथ है तो उसके अंदर दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होते हैं और दूसरा साउथ पोल होते हैं। तो ऐसे मैग्नेट को हम लोग बार मैग्नेट कहते हैं। तो देखिए पहले बार मैग्नेट के बारे में। बार मैग्नेट है तो जनरली बार मैग्नेट को हम लोग जो बनाते थे तो इस तरह कुछ बनाते हैं। एक कोई, चलिए जनरली हम इस तरह से ऐसे कर देते हैं। तो इसके अंदर दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होती है। अब देखिए जनरली हम यहाँ से एक इमेजिनरी चार्ज, मैग्नेटिक चार्ज, जिस तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज होता था, क्यों यहाँ से हम जो है सो एक इमेजिनरी चार्ज मानते हैं, जिस तरह से एस शर्मा सर बताए अपनी किताबों में, उसी तरह से हम यहाँ पे एक कंसिडर कर लेंगे कि एक कोई मैग्नेटिक पॉजिटिव चार्ज m मान लेते हैं, स्मॉल m से। उसी तरह से जो है साउथ पोल को जिस तरह से इसको प्लस चार्ज मानते हैं, प्लस m, उस तरह से इसको माइनस m मानेंगे। तो अभी आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। बस ये एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि जनरली डायपोल के अंदर जो होते हैं फ्री पोल जो होते हैं, जिसको नॉर्थ पोल कहें या साउथ पोल, वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगर इस मैग्नेट को अगर हम कट कर देंगे तो इस तरफ साउथ पोल हो जाएगा, फिर इस तरफ नॉर्थ पोल हो जाएगा। अगर बीच से कट कर देंगे तो नॉर्थ पोल ही रहेगा, साउथ पोल ही रहेगा। तो ये इसके ऊपर इफेक्ट होता है कि मैग्नेट को अगर हम टुकड़ा भी कर देंगे तब भी उसके अंदर दो टर्मिनल आ जाते हैं ऑटोमेटिक, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो यहाँ से हम एक इमेजिनरी चार्ज मानने वाले हैं। लेट्स assume an imaginary magnetic charge m मान लेते हैं। तो एक मैग्नेटिक चार्ज m मान लिए हैं। तो नॉर्थ पोल जो होता है उसको जनरली हम लोग प्लस m से रिप्रेजेंट करते हैं और साउथ पोल को माइनस m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको ये कुछ दिख गया कि अगर इसका हम सेंटर मान लें ये है, और सेंटर से अगर डिस्टेंस देखेंगे तो ये डिस्टेंस l है और ये डिस्टेंस भी l है। तो कुछ आपको पुरानी बात याद दिला देते हैं कि अगर कोई चार्ज, ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, दो चार्ज को स्मॉल सेपरेशन पे रखते हैं। जनरली हम यहाँ पे इस तरह से कर देते, देखिए एक यहाँ पे प्लस p क्यू चार्ज है और इससे कुछ सेपरेशन पे, ये जनरली सेपरेशन जो होता है वो अंगस्ट्रम में होता है या माइक्रोमीटर में होता है। तो ये सब सेपरेशन जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट मानते हैं और इसको L कर देते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। क्या यहाँ से आपको पता है कि ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल होता है? ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता था? जब दो अपोजिट चार्ज को बहुत ही कम स्मॉल डिस्टेंस, मतलब बहुत ही कम डिस्टेंस पर रखते थे, यानी कि टू अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल है ये। तो इसका डायपोल मोमेंट भी होता था, इसका एक डायपोल मोमेंट होता है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग P से, जनरली P से। ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको P वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या होता था? पॉजिटिव चार्ज इनटू उनके बीच का डिस्टेंस। तो जनरली पॉजिटिव चार्ज को Q और उनके बीच का डिस्टेंस जो है सो L प्लस L 2L। और इनका डायरेक्शन अगर फिजिक्स में बात करें, केमिस्ट्री में इसका डायरेक्शन रिवर्स होता है, लेकिन फिजिक्स की अगर बात करें, अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो डायरेक्शन जो होता है यहाँ पे,
माइनस क्यू से लेकर के प्लस क्यू की तरफ, फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। यहाँ से फ्रॉम कर देते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए डायरेक्शन, तो डायरेक्शन जो आ जाएगा इस डायपोल मोमेंट का कुछ ऐसे आ जाएगा। यहाँ से दिख रहा है कि ये डायपोल मोमेंट जो है सो एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो उसी तरह से आपको दिख रहा है कि ये मैग्नेटिक चार्ज प्लस एम है और ये एक मैग्नेटिक चार्ज माइनस एम है, और इनके बीच का डिस्टेंस भी हमको पता चल रहा है कि ये एल और ये एल। जनरली हम इसके बीच में डी भी मान सकते हैं, लेकिन किताबों में कुछ ऐसा ही किया जाता है कि जनरली जब कैलकुलेशन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, चाहे मैग्नेटिक फील्ड निकालें, चाहे मैग्नेटिक पोटेंशियल निकालें, तो उससे हेल्प आती है, हेल्प मिलती है हम लोगों को। सेंट्रल पॉइंट से हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट पे पी पे जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में किए थे कि कोई जनरल पॉइंट पे हम एक आर डिस्टेंस से पी मान लेते, तो वो डिस्टेंस सेंटर से कंसिडर करते थे, तो फिर बाद में d/2 करना पड़ता है। उससे बचने के लिए हम लोग इसको जनरली एल ही कंसिडर कर लेते हैं ताकि आसानी रहेगा। तो अब आपको इस तरह से बिल्कुल लग रहा है कि जिस तरह से ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, दो अपोजिट चार्ज को सेपरेट कर दिए हैं स्मॉल डिस्टेंस पे। ये डिस्टेंस जो होता है वो एंगस्ट्रम में होता है, नैनोमीटर में या माइक्रोमीटर में होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे दो मैग्नेटिक चार्ज हैं, बस हम हाइपोथेटिकल चार्ज माने कि बस एज्यूम किए, क्या किया है, एज्यूम किए, ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे स्टार मार कर चल लिख देंगे तो लिख सकते हैं मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक मोनोपोल जो है सो एग्जिस्ट नहीं करता है। ये स्टार मार कर करके किताबों में भी लिखा रहता है और हम भी कैसे लिख दिए हैं। तो हम एक ऐसा हाइपोथेटिकल कंसेप्ट मान लिए हैं, लेकिन एनसीईआरटी से मना करता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बस आपको समझने आना चाहिए कि हम इस एम को हटा देंगे, यहाँ से हम डायपोल मोमेंट का इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट इसको कहेंगे, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो यहाँ से जो जिस तरह से यहाँ पे पी से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल को, इसी तरह से यहाँ पे हम मैग्नेटिक मोमेंट को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जिस तरह से यहाँ नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायरेक्शन था, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कौन, माइनस एम है, जो साउथ पोल की तरफ है, और पॉजिटिव चार्ज नॉर्थ पोल की तरफ है। तो इसका डायरेक्शन जो हो जाएगा कुछ ऐसे आ जाएगा। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जिस तरह से यहाँ पे P = Q × 2L लिखे हैं, तो यहाँ पे हम M लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे M आ जाएगा। जनरली हम भी सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे। तो M = मैग्नेटिक चार्ज, तो जहाँ पे इस तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज था प्लस Q, तो यहाँ पे मैग्नेटिक चार्ज जो है M है, तो M कर देंगे। इनके बीच का डिस्टेंस L × L 2L है, 2L है। तो यहाँ से आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसको कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इससे पहले आपको अगर लास्ट चैप्टर अगर अच्छी तरह से देखे हैं तो वहाँ बताए थे कोई करंट कैरिंग लूप जो होता है वो भी एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है, और उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी निकाले थे। अगर हम करंट कैरिंग लूप के बारे में बात करेंगे तो उसको भी याद दिला देते हैं। इसका अगर डायरेक्शन के बारे में बात करें तो डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कौन है, साउथ पोल की तरफ है, तो डायरेक्शन जो आ जाएगा साउथ से नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, ये डायरेक्शन है। करंट कैरिंग कॉइल भी जो है सो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरफ बिहेव करता है। तो यहाँ से अगर हम बात कर लें करंट, ये बता चुके आपको, करंट कैरिंग कॉइल ऑल्सो बिहेव एज मैग्नेटिक डायपोल। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो निकालते थे, जनरली मैग्नेटिक मोमेंट कहें चाहे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहें, वो I × A, और n नंबर ऑफ टर्न्स होता था तो वहाँ n I × A कर देते हैं। यहाँ पे एरिया वेक्टर है, ये होता है लूप के अंदर करंट, और एरिया वेक्टर, ये A क्या है, एरिया वेक्टर होता है, ये जनरली एरिया वेक्टर से वो आते हैं। और ये करंट इन कॉइल, करंट इन कॉइल। कॉइल किसी भी शेप का हो सकता है, सर्कुलर हो, चाहे ट्रेंगुलर हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो, किसी भी शेप का ले सकते हैं, लेकिन क्लोज लूप होना चाहिए।
तो इतना बात तो हम जान चुके हैं कि कुछ एनालॉगी देखिए, जिस तरह से यहाँ पे 2 चार्ज था, प्लस क्यू माइनस क्यू, उसी तरह से यहाँ पे प्लस एम माइनस एम हम एज्यूम कर ले कि ऐसा कुछ चार्ज होगा। तो यहाँ से हमको मैग्नेटिक मोमेंट निकल चुका है, जिस तरह से यहाँ पे डायपोल मोमेंट निकला था। तो डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहें चाहे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहें, तो इसको मैग्नेटिक मोमेंट से ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि जनरली जब भी मैग्नेटिक मोमेंट कहेगा तो आपके दिमाग में बात आना चाहिए कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में बात कर रहा है। तो इतनी बात आपको अगर क्लियर हो गया तो हम इसको रब कर देते हैं। तो चलिए अब इसका बारे में थोड़ा सा हम कुछ इमेजिनरी बातें हैं जो कर लेते हैं। जनरली ये बात सही नहीं होगा, लेकिन इस तरह से लगाने के बाद जो है हमारा कंसेप्ट बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ बात कर रहे हैं, जिस तरह से आपको इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़े थे, जनरली इलेक्ट्रिक चार्ज जैसे प्लस क्यू चार्ज को यहाँ पर है, ये कंसिडर कर लिए प्लस क्यू चार्ज है। तो प्लस क्यू चार्ज के आर डिस्टेंस पे कोई पी पॉइंट है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको याद होगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड देखे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर मान लीजिए अगर पॉजिटिव चार्ज से अगर पॉजिटिव चार्ज रहता है तो डायरेक्शन इस तरफ, और ये नेगेटिव चार्ज हो तो डायरेक्शन इस तरफ होता है नेगेटिव चार्ज के लिए। ये बात हम आपको इसके तरह इसे कर देते हैं, ये डायरेक्शन हो गया है। इसी तरह से अगर हम मैग्नेटिक चार्ज यहाँ पे कंसिडर कर लिए हैं कि एक मैग्नेटिक चार्ज हमारा क्या है, m है, ये मैग्नेटिक चार्ज m है, तो इनसे r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर, उसी तरह से यहाँ पे r डिस्टेंस पे अगर हम कोई p पॉइंट कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलेगा b। तो मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ से निकलेगा b इक्वल टू वो होता है के एम बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे k का वैल्यू आप जानते हैं, k जो होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ऐसा यूनिट में अगर इसका बात करेंगे तो ये होता है 9 × 10⁹। अगर ऐसा यूनिट में सब दिया हुआ है तो इसको इसे रखेंगे। उसी तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक कांस्टेंट, जिस तरह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक के लिए जो है सो ये क्या था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कांस्टेंट था, या इसको कूलम कांस्टेंट कहते थे। इसी तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक का कांस्टेंट होता है, मैग्नेटिक का कांस्टेंट, तो इसका वैल्यू जो होता है के का वो होता है μ0/4 पाई। इनका आप वैल्यू जानते हैं, इनका वैल्यू अगर देखे होंगे तो 10⁻⁻7 होता है, ये भी ऐसा यूनिट के अंदर हो तब। आपको पता चल चुका। अगर इसका डायरेक्शन देखेंगे तो यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज अगर नॉर्थ पोल रहेगा तो अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं, जिस तरह से प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरफ हो जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल। अगर साउथ पोल रहेगा तो साउथ पोल पे रहेगा, तो यहाँ मान लीजिए साउथ पोल है तो साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव चार्ज की तरफ बिहेव करता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं टुवार्ड्स अवे फ्रॉम। हाँ, अगर ये नॉर्थ पोल है, सॉरी यहाँ पे अगर ऐसे ही समझ लीजिए, अगर कोई नॉर्थ पोल आएगा तो इसका डायरेक्शन जो है सो दूर हो जाएगा। जिस तरह से पॉजिटिव चार्ज दूर होती थी तो उसी तरह से यहाँ पे इसका डायरेक्शन जो है सो इस तरफ हो जाएगा। तो एक बात और देखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते थे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लस क्यू चार्ज को यहाँ पे है, तो इनसे अगर r डिस्टेंस पे अगर हमको पोटेंशियल पूछा जाए, अगर P पॉइंट है यहाँ पे, अगर ये P पॉइंट है तो Vp इक्वल टू के क्यू बाय आर, कुछ ऐसा ही होता था। ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं होती है। उसी तरह से हमारा कोई मैग्नेटिक चार्ज m है, इनसे r डिस्टेंस पे अगर P पॉइंट है तो मैग्नेटिक पोटेंशियल जो आ जाएगा, जिसको जनरली हम लोग Vm से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको मैग्नेटिक पोटेंशियल कहते हैं।
तो ये आ जाएगा Km/r, सिर्फ r। जनरली कुछ ऐसे कर सकते हैं। तो ये जिस तरह से एनालॉगी दिख रही है इसमें, तो ये एनालॉगी तो उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग वो एक देखते हैं कि जब मैग्नेटिक डायपोल, जिस तरह से अभी हम देखे थे कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अभी देखे थे m इक्वल टू, ये देखे थे कि m इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2l। तो यहाँ से हम m इंटू 2l से रिप्लेस कर सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को, और ये डिफाइंड क्वांटिटी है क्योंकि इसका यूज होता है, ये डायरेक्ट वैल्यू दिया रहता है। कभी कभी पोल स्ट्रेंथ में निकालने के लिए कहा जाता है यहाँ से, तो पोल स्ट्रेंथ का अगर आपको वैल्यू निकालना चाहते हैं तो देखिए मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होता है जिस तरह से देखे थे, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो I A, तो इसका एम्पियर, इसका मीटर स्क्वायर हो गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। और यहाँ से ये लेंथ, इसका भी मीटर हो जाएगा, तो मीटर मीटर कैंसिल होकर के इसका यूनिट देखेंगे SI यूनिट, तो ये होता है एम्पियर मीटर। किताबों में दिया रहता है कि SI यूनिट ऑफ ये मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, या इसको पोल स्ट्रेंथ भी कहते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे, ये बात ज़रूरी नहीं है कि ये आपको आप पूछेगा, लेकिन अब जो एनालॉगी लेने वाले हैं वो 100% करेक्ट होगा। बस ये सब चीज़ हाइपोथेटिकल बात थी जो हम आपको बता दिए कि ऐसे कुछ होगा अगर मैग्नेटिक पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता तो अब जो एनालॉगी लेने वाले हैं हम एक तरफ लिखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और दूसरी तरफ लिखेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो वो एनालॉगी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये सब बातें हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, तो ये बात जो है सो आप नहीं भी याद रखें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अब जो आने वाला है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसको एक बार चाहे तो लिख सकते हैं। तो देखिए हम दो लिख दिए, इस तरफ लिखे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, दूसरी तरफ लिखे हैं मैग्नेटिक डायपोल, तो दोनों का एनालॉगी देखने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का सबसे पहले हम लोग डायपोल मोमेंट देखेंगे। तो डायपोल मोमेंट देखने के लिए हमको पहले दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को स्मॉल सेपरेशन पे दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ से दिखा दिए प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, और इनके बीच का डिस्टेंस जो है सो मान लीजिए ये एल है, सेंटर है, तो ये एल और एल हो जाएगा। तो यहाँ से इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो सॉरी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो आएगा उसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। P इक्वल टू अभी दिखा चुके हैं Q इंटू 2L होता है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन पता है माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो इनका डायरेक्शन ऐसे होता है फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, तो इनका डायरेक्शन इस तरह से होता है। उसी तरह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक डायपोल लेंगे, तो मैग्नेटिक डायपोल के लिए क्या हमारे पास बार मैग्नेट होते हैं। तो बार मैग्नेट जनरली हम कंसिडर करेंगे, तो बार मैग्नेट के अंदर पता होता है कि उसके अंदर दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो ये है नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल को हम लोग इसका मैग्नेटिक चार्ज माने थे प्लस m, तो इसको प्लस m कंसिडर करेंगे, और साउथ पोल को माइनस m किए थे। इनके बीच का सेंटर मान ये है, और ये डिस्टेंस ये l और l है। तो जिस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो ये m वेक्टर है और ये हो जाएगा m इंटू 2l। और डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे तो साउथ से लेकर के नॉर्थ हो जाएगा। तो इनका देखिए डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ हो जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, इसी को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहेंगे। तो फर्स्ट एनालॉगी तो ये हो चुका है, फर्स्ट एनालॉगी ये है। इसका डायरेक्शन देख लीजिए, जिस तरह से यहाँ पे डायरेक्शन लिखे माइनस क्यू टू प्लस क्यू, तो इसका डायरेक्शन भी हो जाएगा डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ। किसी तरह कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब सेकेंड बात देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली जब बात कर रहे हैं हम इस तरह से, देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट लेने वाले हैं, और तीनों पॉइंट के लिए निकालेंगे। तो ये हमारा कोई डायपोल होता है, इसका सेंट्रल पॉइंट ये प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज, डिस्टेंस l, और इनसे एक P पॉइंट यहाँ पे है जो R डिस्टेंस पे, जनरली ये R डिस्टेंस पे कोई P पॉइंट है, इसको एक्सेल पॉइंट कहते हैं। और एक मान लेते हैं R डिस्टेंस पे हमारा कोई
ये इस तरह से होता है, ये इस पॉइंट। तो पहले हम एक्सियल पॉइंट पे निकालते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस r है। तो आपको पता होगा जो एक्सिस को, इसको क्या कहते हैं, ये इसका डायरेक्शन जो होता है वो इस तरफ होता है। अगर इसका डायरेक्शन, सॉरी इसको उल्टा कर देते हैं थोड़ा सा, ये माइनस क्यू इस तरफ और प्लस क्यू इस तरफ। तो आपको पता चलेगा पी का डायरेक्शन जो है सो कुछ इस तरफ है, माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो आप थोड़ा सीधा हो जाएगा। तो इसको पी पॉइंट लेते हैं, इसको कुछ और पॉइंट ले लेते हैं। जनरली ये तो पी आ ही जाएगा, तो यहाँ से हम इसको जनरली आर पॉइंट ले लेते हैं। आर ही नहीं, इसको एक्सियल पॉइंट कहते हैं, इसको एक्सियल कहते हैं, इसको चलिए ये एक्सिस पे आ जाएगा। और ये वाला जो होता है इसको इक्वाटोरियल कहते हैं। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है, अगर आपको पूरा बात याद होगा एक्सिस पे, तो जनरली होता था वो K2kp/r3। और इसका डायरेक्शन वही होता था जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। तो यहाँ से लिख सकते हैं along P। तो एक्सिस पे पता चलेगा कि 2kp/r3 होता था। उसी तरह से यहाँ से जो इक्वाटोरियल है, इसको इक्वाटोरियल कहते हैं, इसको ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। तो जनरली आप बस यही समझिए इक्वाटोरियल के बारे में बात कर रहे हैं। इक्वाटोरियल पे होता था इलेक्ट्रिक फील्ड Kp/r3। और डायरेक्शन जो होता है इनका अपोजिट टू डायपोल मोमेंट, इसका डायरेक्शन इस तरह से कुछ होता है, इसको ई इक्वाटोरियल कह दिए। तो इनका होता है अपोजिट टू पी। एक जनरल पॉइंट हम लोग लेते थे, एक कोई जनरल पॉइंट मान लीजिए थीटा एंगल पे ले लिया। ये थीटा एंगल पे कोई मान लीजिए एक जनरल पॉइंट है आर। तो ये जनरल पॉइंट पे जो होता था, अगर आप थोड़ा सा इसको अगर नहीं रिवाइज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक बार जरूर रिवाइज कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको बताए थे कि इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से 3 पॉइंट पे, एक एक्सियल पॉइंट, एक इक्वाटोरियल पॉइंट और एक जनरल पॉइंट पे होता था। तो जनरल पॉइंट का थोड़ा सा मुश्किल है, जो आप लोग भूल भी गए होंगे शायद। तो इनको हम बता देते हैं। अगर थीटा एंगल ले लिए हैं तो देखिए, तो इनका होता है Kp/r3 √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। और इसका डायरेक्शन के बारे में बात करें तो डायरेक्शन जनरली ये थीटा अगर इस तरह से, अगर ये इसको लिए थीटा, हम इस एल को नीचे कर देते हैं, ये थीटा है और इस एल को नीचे कर दिए हम। तो देखिए जनरली इसका डायरेक्शन कुछ ऐसे होता था, यहाँ से कुछ अल्फ़ा एंगल पे होता है, ये अल्फ़ा एंगल होता है। और ये अल्फ़ा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये इसी तरफ होता है, इस पॉइंट पे, ई नेट इस पॉइंट पे। तो अब उस समझने की कोशिश कीजिए। तो इनका जो 10 अल्फ़ा होता था वो 1/2 10 थीटा के बराबर होता है डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन जो होती है कुछ ऐसे होता था। तो इसी तरह से हम यहाँ पे देखने वाले हैं दूसरा एनालॉजी, मैग्नेटिक पोल की वजह से, मैग्नेटिक डायपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इक्वाटोरियल पे, एक्सिस पे और जनरल पॉइंट पे। तो चलिए यहाँ से हम देखते हैं सेकेंड एनालॉजी। ये आप पहले कर चुके डेरिवेशन से, उस तरह से। अभी जो कि इसको बताने के बाद हम एक डेरिवेशन से बताएंगे कि जिस तरह से आने वाला है वो आ जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ से एक, थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं ताकि हम तीनों पॉइंट को दिखा सकें। तो ये इस तरफ नॉर्थ ले लेते हैं, इस तरफ साउथ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है तो इस तरफ लिए थे हम। तो इनका एक्सियल पॉइंट मान के चलिए ये है और इनका सेंट्रल पॉइंट ये है। तो इसके बीच का डिस्टेंस L है। तो इनकी वजह से हमको एक्सिस पे निकालना है, जो सेंटर से होगा R डिस्टेंस पे। हर पॉइंट को जो निकालेंगे तो उसको R से ही निकालेंगे, इसको एक्सिस कहते हैं। चलिए इसको B एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड की पे निकालना है एक्सियल पे, तो इसको एक्सिस एक्सियल कहते हैं। तो जनरल एक्सिस के लॉन्ग है और एक होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो इसको इक्वाटोरियल, इसका डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट टू
मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा। जिस तरह से डायरेक्शन क्या साउथ से नॉर्थ, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन जो होगा वो कुछ ऐसे होगा। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा। तीसरा पॉइंट हम लोग कंसिडर करते थे कुछ जनरल पॉइंट थीटा। थीटा लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और उनके बीच का एंगल। जिस पॉइंट से लेना है तो इस पॉइंट पे अगर हमको मान के चलिए थीटा एंगल है तो इसको बी थीटा ही कह देते हैं। इसका डायरेक्शन अभी वही जो मान के चलिए इस तरह से किए थे, ये कुछ ऊपर जाता है और इनके बीच का अल्फ़ा एंगल आता है। जिस तरह से यहाँ पे अल्फ़ा आया है वहाँ से इस तरह से अल्फ़ा आएगा, ये ई बी नेट हो जाएगा इस पॉइंट पे बी नेट। तो पहला हम लोग एक्सिस पे देखते हैं, तो एक्सिस पे जो होता है जिस तरह से यहाँ पे होगा वही हो जाएगा। और के जो होता है यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला के होता है और ये मैग्नेटिक फील्ड का ये के इक्वल टू 1/4πε0, यहाँ पे μ0/4π। तो एक्सिस पे आ जाएगा यहाँ से देखिए 2km डिवाइड बाय r3, डायरेक्शन अलोंग m वेक्टर। जो मैग्नेटिक मोमेंट का होगा डायरेक्शन वही हो जाएगा। और सेकेंड इक्वाटोरियल पे अगर इसको EQ मतलब इक्वाटोरियल समझ लीजिए, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग, तो ये होता है एनालॉजी के अकॉर्डिंग। KP जहाँ पे है वहाँ पे रखेंगे km/r3। इसका डायरेक्शन अपोजिट टू P, तो अपोजिट टू M आ जाएगा यहाँ से, अपोजिट टू M वेक्टर। और थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट जो जनरली इस तरह से आने वाला है, तो जहाँ पे k है वहाँ पे k ही रहेगा, लेकिन k का वैल्यू जो होता है इसमें k यहाँ पे लिख देते हैं, इसका k जो होता है 1/4πε0 होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड का जो q होता है वो होता है μ0/4π। दोनों का k अलग अलग है। मैग्नेटिक फील्ड का k होता है μ0/4π और इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है 1/4πε0। तो जनरली इसको बी थीटा पे देखते हैं। तो बी थीटा पे km डिवाइड बाय r3 √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। और डायरेक्शन जानते हैं कि इस तरह से होगा। और टेन थीटा जो यहाँ से आ जाएगा वो देखिए, दोनों को क्या होता है टेन थीटा निकालना है। तो देखिए एक होता है इसके एक्सिस के अलोंग, तो जनरली हम लोग इसके एक्सिस के अलोंग मान लेंगे। अगर इसका दो कंपोनेंट लेते हैं, एक एक्सिस की तरफ होता है तो एक्सिस के अलोंग 2km/r3 है। उसी तरह से जो है सो यहाँ पे एक इक्वाटोरियल के होते हैं एक्सिस डिवाइड बाई इक्वाटोरियल। देखिए एक्सिस कुछ ऐसे आने वाला है, ये कुछ एक ऐसा आता है, कुछ एक ऐसा होता है। तो टेन थीटा जब यहाँ से हम निकालते हैं तो इस तरह से आ जाता है। इसको अच्छी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताए हैं, अगर आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ से टेन थीटा जो आता है, सॉरी टेन अल्फ़ा 1/2 टेन थीटा होता है। ये डायरेक्शन हो जाएगा इस तरफ, वो अल्फ़ा का वैल्यू देख चुके हैं। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होता था, तो इस तरह से मैग्नेटिक पोटेंशियल भी निकाल लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे हम स्मॉल m का कहीं पे इस्तेमाल नहीं किए हैं, ये कैपिटल M है। कैपिटल M मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सब वैलिड हम कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो जिस तरह से अलग अलग चार्ज के लिए पहले +q चार्ज के लिए निकालते थे, उसके बाद फिर -q चार्ज के लिए निकालते थे और दोनों को ऐड कर करके फिर कैलकुलेशन करते थे, तो कुछ इस तरह से आता है। अगर इनका डिस्टेंस जो स्मॉल l वो r से बहुत छोटा होता है तो इस तरह से फॉर्मेट आएगा। अगर आप चाहेंगे तो जिस तरह से यहाँ पे निकालें ना, इसको +m की वजह से निकालेंगे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, हाँ मैग्नेटिक फील्ड अभी बताए थे किस तरह निकालना है, km/r² करके। तो इसको -m मान करके और इसको +m मान करके ड्राइव कर सकते हैं। तो उसी तरह से आप हम लोग देखेंगे पोटेंशियल देखेंगे डायपोल की वजह से। तो इनको एक बार पॉज करके लिख लीजिए। तो सेकेंड देखिए पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से निकलता है डायपोल की वजह से। तो यहाँ पे देखते थे पहले वही अपना पुराना फंडा, -q चार्ज यहाँ पे और +q चार्ज इस पॉइंट पे, इनके बीच का सेपरेशन सेंटर हो जाएगा और ये L और ये L। तो 3 पॉइंट पे निकालना है हमको, इस एक्सियल पॉइंट पे और एक
इक्वाटोरियल पे और एक जनरल पे। इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको वी थीटा कहेंगे, इसको वी एक्सिस कहेंगे और इसको वी इक्वाटोरियल कहेंगे। तो देखिए यहाँ से जो आता है पोटेंशियल एट एक्सिस पे वो आता है Kp/r²। ये Kp/r² होता है। जनरली ये स्केलर फॉर्मेट में होता है, तो एक्सिस पे तो यही आ जाता है, ये एक्सिस पे आया। और सेकंड इक्वाटोरियल पे जनरली 0 होता है, क्योंकि जो डिस्टेंस इतना होता है ये माइनस की वजह से और प्लस की वजह से दोनों कैंसिल हो जाता है। और तीसरा जनरल पॉइंट पे Kp cos थीटा डिवाइड बाय r²। और तीसरा देखिए इस तरफ देखिए दूसरा एनालॉजी है, और इसमें मैग्नेट में भी जो सेकेंड एनालॉजी है। तो ये हमारा कोई बार मैग्नेट है, और बार मैग्नेट मैग्नेटिक डायपोल है। ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। तो इनका ये एक्सियल पॉइंट, इसका बीच का सेंटर, इनका डिस्टेंस L और ये भी L। तो एक पॉइंट ये होता है एक्सिस के अलोंग। चलिए पोटेंशियल को VA कर देते हैं, इसको VA, और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग इसको VE कर देते हैं, और ये थीटा डिग्री एंगल पे कुछ होता है, ये थीटा डिग्री एंगल पे इसको V थीटा कर देते हैं। तो देखिए जिस तरह से VA है बिल्कुल यहाँ से आ जाएगा, ये मैग्नेटिक पोटेंशियल है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस तरह से मैग्नेटिक पोटेंशियल है। तो VA जो आ जाएगा Km/r²। ये कैपिटल M है, अगर स्मॉल m रहता तो Km/r² इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट किया था। ये डायपोल का पोटेंशियल है, तो ये डायपोल की वजह से पोटेंशियल है। और इस तरह से इक्वाटोरियल पॉइंट पे 0 आ जाएगा। तीसरा जनरल पॉइंट है, तो जनरल पॉइंट पे अगर थीटा एंगल पे देखेंगे तो Km cos थीटा डिवाइड बाय r²। अगर बीच की ये सब डिस्टेंस को अगर जनरल r वेरिएबल है, कि r डिस्टेंस पे है तो Km/r cos थीटा है। इतना बात आपको क्लियर हो चुका है। तो इनको भी लिख लीजिए एक बार पॉज करके। देखिए थर्ड एनालॉजी लेने वाले हम लोग जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो उसके ऊपर एक टॉर्क एक्सर्ट होता था। उसके वजह से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी निकालते थे और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट भी निकाल चुके हैं। तो ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड में कर चुके हैं, तो इसलिए हम इसका सिर्फ एनालॉजी देख रहे हैं यहाँ पे। अगर चाहेंगे तो उस प्रोसीजर से यहाँ भी ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन टाइम बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है। किताबों में दिया रहता है, बस आप उसका एनालॉजी हम बता दिए, वहाँ से देख सकते हैं उस किताबों में जो है सो। चाहे एस वर्मा की बुक में देख लीजिए, चाहे किसी और बुक में, लेकिन इसका एनसीईआरटी में ज़्यादा नहीं दिया। एनसीईआरटी में भी एनालॉजी इसका थोड़ा सा बताया है, लेकिन वहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है एस वर्मा सर की किताब में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये तीसरा जो पॉइंट है वो है व्हेन लिखेंगे व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्ट्रेट, पैरेलल और एक भी स्पेस लाइन बनाते थे। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। इसका मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे तो ए है। इसके अंदर एक डायपोल रखते हैं। अगर डायपोल को जनरली इस डायरेक्शन में नहीं रखेंगे, थोड़ा सा इसको कुछ एंगल पे रखते हैं। मान लिया कि ये डायपोल हमारा है, ये माइनस क्यू इस तरफ रखते हैं, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू है। और अगर देखेंगे तो ये थीटा डिग्री एंगल पे बना हुआ है। तो एक फोर्स एग्जर्ट होगा इसके ऊपर। तो जनरली देखेंगे इसके ऊपर एक फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड के अलोंग। तो फील्ड के अलोंग फोर्स जो लगता है वो F = QE, और एक फील्ड के अपोजिट लगेगा फोर्स माइनस चार्ज पे, तो ये भी हो जाएगा F = QE।
इसका डायरेक्शन अगर निकाल दिए तो माइनस ने लिखे हैं। उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे जब कोई मैग्नेटिक डायपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब रखेंगे तो सेम इसी तरह से प्रोसीजर होगा। थर्ड एनालॉजी, व्हेन मैग्नेटिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे हम करने वाले हैं, देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर इसी तरह से ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड V है, इसके अंदर भी हम एक डायपोल रखेंगे और ये मैग्नेटिक डायपोल कुछ इस तरह से होता है। तो इनका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल हो जाएगा। इस तरफ साउथ पोल रखते हैं, नेगेटिव चार्ज साउथ पोल, और ये नॉर्थ पोल है। इनका ये सेंटर है और ये कुछ इसका देखिए कुछ ऐसे होता है। तो ये थीटा एंगल पे है, ये थीटा एंगल पे है। हमेशा याद रखना है मैग्नेटिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के अलोंग, तो डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो कुछ ऐसे हो जाएगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का कुछ डायरेक्शन ऐसे होगा। तो मैग्नेटिक डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल रखना हमेशा। कभी कभी होता है क्वेश्चन में आपको रिवर्स कर देता है कि इस तरफ का एंगल दे दिया, जनरली वो कुछ ऐसे कर देता है कि आपको बता दिया कि कुछ ऐसे है। तो ये अगर प्लस m दे दिया, इसको नॉर्थ पोल दे दिया है और इसको साउथ पोल दे दिया है, तो मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अगर इस तरफ दिया हुआ है तो ये एंगल ना लेकर के हमको ये लेना है 180 माइनस थीटा को। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। तो यहाँ पे भी एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा जो हाइपोथेटिकल है। ये हाइपोथेटिकल बातें हैं, इसको दिल पे न लें, इसको सिर्फ हम एनालॉजी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरफ भी एक फोर्स लगेगा, जिस तरह से यहाँ पे एक फोर्स लगा है, तो ये भी F का वैल्यू जो हो जाएगा वो MB होता है। जिस तरह से F इक्वल टू QB उस तरह से F इक्वल टू MB हो जाएगा। तो यहाँ से अगर F नेट देखेंगे, नेट फोर्स जो होता है वो F नेट तो 0 होता है, F नॉट 0। तो यहाँ से भी F नेट जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। नेट मैग्नेटिक फोर्स इस पर भी 0, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स 0। लेकिन जब देखिए तो इस फोर्स पे अगर ये हमारा मान के चलिए ये कोई डायपोल का एक्सिस है, तो दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन जो है सो दोनों एक लाइन में नहीं है। अगर इसका लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ाएंगे तो देखिए इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये लाइन ऑफ एक्शन इस डायरेक्शन में आ रहा है। अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होता तो टॉर्क प्रोड्यूस होती है। ये एक टॉर्क लगाएगा, इसको एलाइन करना चाहेगा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में। अभी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये इसको घुमा करके टॉर्क लगा करके इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एलोंग एलाइन करना चाहेगा। तो इसको एलाइन करने के लिए जो टॉर्क रिक्वायर्ड होती है वो टॉर्क का वैल्यू ये होता है, सॉरी E क्रॉस B, P क्रॉस E। अच्छा, इसको मैग्नीट्यूड में अगर लिखें, मैग्नीट्यूड में तो PE साइन थीटा, जहाँ पे साइन थीटा पता है कि जो एंगल बिटवीन P एंड E, तो ये जो थीटा है एंगल बिटवीन P एंड E, हमेशा याद रखें इसको। तो इस तरफ भी आ जाएगा। टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने के बाद जो आती है वो आती है जिस तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल E P, उसी तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल M, और ये आ जाएगा M क्रॉस B, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड। ये स्केलर फॉर्मेट में है। ये टॉर्क, अगर इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना चाहेंगे तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मोड लगा देंगे। तो मोड लगाने के बाद ये आ जाएगा MB साइन थीटा, जहाँ पे थीटा हो जाएगा एंगल बिटवीन M वेक्टर और B वेक्टर। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। थीटा देखिए यहाँ से क्या है, ये थीटा, ये वाला एंगल बिटवीन
एम एंड बी। तो अब ये टॉर्क लग रहा है, तो अगर मान चलिए इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा करके मान चलिए इसको रिवर्स कर करके यहाँ इस लाइन पे लाना चाहेगा, तो इसको यहाँ से लेकर के अगर स्लोली इस पर अगर हम इसको अपोज करेंगे तो एक एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क करेगा ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है और मैग्नेटिक फोर्स होती है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट अगर कोई वर्क होता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला आता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जनरली यू अगर कोई थीटा एंगल पे रखेंगे तो वो होता है माइनस में एम ई माइनस में पी डॉट ई, अगर चाहें तो इसको मैग्नीट्यूड बाय पी ई कॉस थीटा भी कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी आ जाएगा थीटा एंगल पे, तो यहाँ पे माइनस ई के जगह पे पी के जगह पे एम और ई के जगह पे बी आ जाएगा। मैग्नीट्यूड बाय लिखेंगे तो एम बी कॉस थीटा। अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालना है तो यहाँ से देखिए एक्सटर्नल एजेंट, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कर देंगे, इस तरफ यहाँ भी आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज लेना है फाइनल माइनस इनिशियल कर देना है। तो यहाँ से डेल्टा यू का मतलब होता है यू एफ माइनस यू आई। तो इतना बात आप देख लिए हैं। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बीच एनालॉजी था। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ के निकाले थे उस तरह से यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जिस तरह से यहाँ पे टॉर्क लगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से P क्रॉस E, उसी तरह से यहाँ पे जो टॉर्क लगा है M क्रॉस B। और यहाँ पे भी एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, अगर इसके अगेंस्ट में कोई एक्सटर्नल वर्क करता है तो वो होता है माइनस में P डॉट E, उसी तरह से यहाँ पे माइनस में M डॉट B। और ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो है वो डेल्टा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये सब बात जान लिए हैं, तो इसको लिख लीजिए। उसके बाद गॉस लॉ देख रहे हैं। तो देखिए गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म में देख रहे हैं, तो स्टेटमेंट लिख दिया है, कहा कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस एरिया इज ऑलवेज जीरो है। जिस तरह से आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते थे एफ ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, जहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस जो होता है वो स्मॉल एरिया वेक्टर होता था। उसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी है, जो कि आप मैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। तो इसको फाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था उसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो इनको भी निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस। अब इसको देखिए समझिए, इस तरह से कर रहा है। तो कोई क्लोज सरफेस लेना है तो क्लोज सरफेस को जनरली हम किसी भी शेप का ले सकते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई क्लोज सरफेस है, अगर इनसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को ड्रॉ कर दें तो कुछ इस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। तो आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे अगर कोई एरिया वेक्टर छोटा सा डी एस वेक्टर कट कर ले, मान लीजिए कि ये कोई छोटा सा डी एस कट कर लिए हैं, तो ये कोई क्लोज सरफेस है। तो क्लोज सरफेस के ऊपर जब भी एरिया होता है वो उसके परपेंडिकुलर होता है। तो मान लेते हैं ये डी एस का जो डायरेक्शन है इसके ऊपर परपेंडिकुलर एन वेक्टर की तरफ है। तो यहाँ से हमको जब मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है फाई बी जो होता है वो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस जो आएगा वो हमेशा जीरो होगा। देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए किस तरह से जीरो होगा। कुछ ऐसे है। तो बस इतना ही गॉस लॉ है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए क्या है। देखिए कि अगर कोई भी फ्लक्स अगर इनकमिंग फ्लक्स आ रहा है, अगर मान लीजिए ये फ्लक्स है, अगर ये फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस के अंदर इंटर करती है तो जो इनकमिंग फ्लक्स होता है अगर उसको हम नेगेटिव मानेंगे तो आउटगोइंग फ्लक्स को पॉजिटिव मानना पड़ेगा। जितना फील्ड लेंथ आया है इस क्लोज सरफेस के अंदर उतना ही बाहर चले गया है, तो यहाँ से तो फ्लक्स वैसे भी जीरो हो सकता है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे थे तो वो भी ऐसा केस में जब कोई फील्ड लाइन्स के अंदर हम अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हुआ रखते थे, जिस तरह से यहाँ पे देखिए अगर कोई क्लोज सरफेस है यहाँ पे अगर हम कोई प्लस चार्ज रखते थे तो इससे फील्ड लाइन्स कुछ ऐसे जाते थे, ऐसे जाते थे, तब भी इसके अंदर जो फ्लक्स होता था वो जीरो होता है। अगर मान करके चलिए कुछ ऐसा ही अगर कोई मैग्नेटिक डायपोल बाहर है तो इस तरह से तो हमेशा जीरो होने वाला है।
तो कभी कभी इसके अंदर जो होता है कि अगर कोई गॉसियन सरफेस लेते थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कोई गॉसियन सरफेस के अंदर कोई प्लस क्यू चार्ज रखते थे, तो फ्लक्स जो होता था एफ ई इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, याद होगा। अगर यहाँ पे क्यू नेट होता है, जनरली क्यू नेट होता है क्योंकि यहाँ पे एक ही चार्ज है, तो एक क्यू नेट को क्यू प्लस क्यू मान लिए। अगर मान चलिए कि माइनस क्यू अगर इसके अंदर रहेगा, तो फ्लक्स दोनों को ऐड कर देंगे, तो क्या होगा प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो मिल करके दोनों जीरो आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर आपको बता दिए एक बात, जो मैग्नेटिक मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि फ्री पॉजिटिव चार्ज या फ्री मैग्नेटिक पॉजिटिव चार्ज और फ्री नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज दोनों एग्जिस्ट नहीं करता, हम लोग हाइपोथेटिकल कंसिडर कर चुके थे। लेकिन ऐसा बात बिल्कुल सही नहीं है कि दोनों अलग अलग होगा। तो अगर मान करके चलिए, अगर इसके अंदर हम कोई डायपोल को रख दें, अगर कोई डायपोल को रख दें जो प्लस क्यू और माइनस क्यू है, तब भी नेट चार्ज इसके अंदर जीरो आ जाएगा। ये बात अलग है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज हो तो फ्रीली एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब मैग्नेट के अंदर इस तरह से मान लीजिए ये फील्ड लाइन्स इस तरह से बना दिए हैं, अगर कोई मान लीजिए क्लोज सरफेस है और इसके अंदर मैग्नेटिक डायपोल रखा हुआ है, जैसे बार मैग्नेट रखा हुआ है, तो बार मैग्नेट के अंदर एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है, जितना फील्ड लाइन्स अगर इससे निकलेगी उतना फील्ड लाइन्स एस पे आ जाएगी। नॉर्थ पोल से मान कर चलिए निकलता है, कुछ ऐसे आ जाता है, कुछ ऐसे आ जाता है, कुछ ऐसे निकलेगा बाहर, फिर लौट करके ऐसे आ जाएगा, इंटर कर जाएगा। ये अंदर भी होती है कंटिन्यूस लाइन। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो भी फील्ड लाइन्स होगी वो क्लोज सरफेस एरिया से ना नेट बाहर निकलेगी ना नेट इंटर करेगी। तो हमेशा के केस में होता है जितना फ्लक्स इनकमिंग होता है उतना ही आउटगोइंग होता है, चाहे उसके अंदर हम मैग्नेट रखें चाहे नहीं रखें। अगर मैग्नेट रखेंगे तो उसके अंदर दो पोल होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जितना नॉर्थ पोल से निकलेगा साउथ पोल पे उतना आ जाएगा। तो इससे क्लियर हो रहा है कि जो भी नेट फ्लक्स आने वाला है वो जीरो होगा, क्योंकि जितना भी फील्ड लाइन्स है क्रॉस सरफेस एरिया को क्रॉस करेगा उतना ही इंटर करने के लिए क्रॉस करेगा, उतना ही बाहर आने के लिए बाहर जाने के लिए क्रॉस हो जाएगा। तो इससे जो है स्टूडेंट पता चल रहा है कि जब भी होगा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा क्लोज सरफेस के अंदर तो हमेशा जीरो होता है। तो बस इतना ऐसा ही इसके अंदर बात है जो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो इसके ऊपर तो कोई डेरिवेशन भी है नहीं है और कोई क्वेश्चन भी नहीं आता है, तो लेकिन फिर भी किताब में दिया हुआ था, आपको बस समझा दिए, कभी बोर्ड में पूछ देता है। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय।